2.5 है या 3 है, क्या है? नहीं, है तो टू फ्रंट ही जिसको हम देख रहे हैं। जो आर्मी फ्रंट की बात होती है वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के अगर आपने रिटॉरिक करना है वो ठीक है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। उसकी अपनी अहमियत है बट इस संदर्भ में शायद उतनी नहीं है। और उस थोड़े एग्जैजरेशन ज्यादा। तो जो बाकी दो फ्रंट हैं वो बेसिकली भारत के पड़ोस में दो दुश्मन है, एक चीन है और एक पाकिस्तान है। और इन दोनों का क्योंकि एक सांठगांठ है, तो ये एक हमारे लिए एक खतरा जरूर है कि अगर एक फ्रंट खुलता है किसी एक देश के साथ, तो ये संभावना कि दूसरा फ्रंट भी वो क्योंकि आपस में मेल जोल करके कल्यूजन करके दूसरा फ्रंट भी खोल सकते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी, काफी रियल पॉसिबिलिटी है। ये बात तो काफी अरसे से हो रही है, लेकिन पिछले चंद साल में शायद ये पॉसिबिलिटी बहुत, इस संभावना जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उससे पहले ये होता था कि उनकी सांठगांठ तो रहती थी, लेकिन अगर भारत की पाकिस्तान के साथ कोई जंग हुई होती तो चीन उसमें कुछ छोटा मोटा दबाव जरूर डालता, लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। और वैसे ही जैसे 1962 में जब चीन के साथ भारत की जंग हुई, तो पाकिस्तान में बहुत लोग मानते हैं कि पाकिस्तान उस समय दूसरा फ्रंट खोलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान उस समय पश्चिमी देशों के असर में था, तो इसलिए उन्होंने उसको बातचीत यही होती है। इसमें बहुत ज्यादा लिटरेचर नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान पश्चिमी देशों ने उस समय रोका। उस समय उनकी चीन के साथ कोई बहुत अच्छे रिश्ते थे भी नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं चाहते थे कि चीन को बहुत ज्यादा और बढ़ोतरी मिले। तो एक ये पहलू था, लेकिन अब पिछले चंद सालों में हमको ये ज्यादा खतरा महसूस होने लगा कि दोनों एक साथ सांठगांठ करके भारत के ऊपर लगा रहेंगे। तो एक पहलू ये है। अब संभावना तो बड़ी रियल है, लेकिन देखिए कभी भी दो फ्रंट के लिए अनलेस कोई बहुत ज्यादा अहमक की जन्नतों में रहने वाली सरकार हो या देश हो, कोई देश ये नहीं चाहेगा कि वो दो फ्रंट पे एक साथ लड़ाई लड़े। और कूटनीति का तकाजा यही है कि अगर आपकी इस तरीके के दो फ्रंट बन रहे हैं, तो आप उसको डिफ्यूज करें। डिफ्यूज करने के कई तरीके हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर तमाम कोशिशों के बावजूद आप वो ना कर सके, तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि अगर दोनों फ्रंट खुलते हैं तो फिर आप उसको कैसे संभालेंगे। लेकिन इशू ये है कि अगर आपके दोनों फ्रंट को आप उसको एक लिहाज से एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ये भी करना चाहिए जो चीज अगर दोनों फ्रंट खुलते हैं उसके बावजूद आप देते, तो एक फ्रंट बंद करने के लिए आप वो सारी चीजें, वो सारी कंडीशन दूसरे व्यक्ति को दे दें, तो मेरे को उससे ज्यादा कोई ज्यादा अहमाना बात नहीं हो सकती। तो पेचीदगियां तो हैं, और शायद आगे चलकर हम इस पर और बात करेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई भी देश कभी भी पूरी तरीके से दो फ्रंट्स पे लड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकता। और कुछ हमारे यहाँ से बड़े सीनियर लोगों की तरफ से अब इस तरीके की स्टेटमेंट्स आती हैं, तो ठीक है, अगर पब्लिक कंजम्पशन के लिए वो स्टेटमेंट्स हैं तो अपनी जगह ठीक है। लेकिन कई बार हमारे यहाँ पर ये भी हम एक टेंडेंसी देखी कि आप बैल मुझे मार, क्या प्रोवोक करते हैं भाई दोनों फ्रंट भी खुल जाएंगे तो हम तो बहुत बड़े चैंपियन है। दुनिया में कोई भी देश इतना बड़ा चैंपियन होता है वो दो फ्रंट को इकट्ठा संभाले, और भारत कोई इतना बड़ा चैंपियन वैसे भी नहीं है। मेरे ख्याल थोड़ा सा हमारे को सोच समझ करके इस पहलू को आगे लेके चलना चाहिए। लेकिन जो इसका क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो आगे चल बात करते हैं। लेकिन आपके पहले सवाल में मेरा तो नहीं जवाब। जी रोहित, इस प्रश्न आपसे। सर, जैसे फरहान जी ने कहा कि ये टू फ्रंट का जो चैलेंज है, ये हम बहुत टाइम से इस बारे में बात करते आए हैं, बट पिछले करीबन अगर आप एक 20 साल का टाइम फ्रेम देखिए, 1971 की सरकार आई थी, तो उस टाइम के ऊपर एक रियलाइजेशन शुरू हुआ था कि ये जो चाइना का बहुत रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है तिब्बत में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो दैट विल अलाउ देम टू रैपिडली एक्ट इनटू दैट पर्टिकुलर सेक्टर, और हमें भी इस बारे में कुछ करना चाहिए। तो उस टाइम के ऊपर इनिशियल डिस्कशंस जो हुई, थॉट प्रोसेस था इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो रेक्टिफाई नहीं हुआ। वो जाके यूपीए 1 के टाइम में दोबारा से आपका ये चाइना ग्रुप केम इनटू पिक्चर, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, जिसको इंडो चाइना ऑर्डर उसका नाम दिया गया बाद में। और उसमें करीबन 73 आई थिंक रोड प्रोजेक्ट, डिफरेंट प्रोजेक्ट थे, और प्लस उसके साथ में हमें कुछ ग्रुप्स भी क्रिएट हुई। तो ये रियलाइजेशन तो हो गया कि टू फ्रंट वॉर एक रियलिटी हो सकती है, और उसको डील, बट समवेयर हमने अभी तक क्लियरली एनालिसिस नहीं किया था कि हम उसको कंप्लीटली डील कैसे करेंगे। क्योंकि अगर आप ओवर द इयर्स देखेंगे तो डिफरेंट स्टेटमेंट्स इस पर्टिकुलर मैटर को लेके आए हैं, और तो कुछ तो तैयारी हमने करी है, मतलब कुछ इंप्रूवमेंट कंपेयर टू पहले हुआ है, बट एक मिनिमम पोस्चर में बनाना है कि टू फ्रंट वॉर में क्या करने वाले हैं। और टू फ्रंट वॉर में भी देखिए 3 बेसिकली चीजें हैं मेरे पर्सपेक्टिव से। एक ये है कि अगर इंडिया और चाइना की लड़ाई, अगर सॉरी इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई अगर होती है, तो क्या चाइना इंटरव्यू करेगा, फिजिकली इंटरव्यू करेगा। तो अब जैसे सुषमा जी ने कहा कि पहले 5 दिन तक उन्होंने कहा ऐसा क्या नहीं था, हालांकि उन्हें थोड़ा वो एलसी पे या ऑनलाइन पे प्रेशर डालते थे हमारे ऊपर। बट अगर आप ऑपरेशन पराक्रम अगर आप दें, तो जून 2002 तक आते आते तो हमने
चाइना की ईस्टर्न कमांड से करीबन 2 डिवीजन्स और कोर हेडक्वार्टर हमने पाकिस्तान बॉर्डर पे शिफ्ट कर दिया था। बिकॉज़ हम कॉन्फिडेंट थे कि हम रेसिडुअल ट्रूप्स इनको मैनेज करेंगे अगर चाइना कुछ भी हम वहाँ पे कुछ हरकत करने की कोशिश कर रहा है। पर गोइंग अहेड अभी जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, जो चाइना स्टांस जो है वो ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गया है। तो कल को अगर इंडिया चाइना लड़ाई सॉरी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो क्या हम शिफ्ट कर पाएंगे? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड सिनेरियो ये है कि क्या चाइना फिजिकली इंटरव्यू करेगा? शायद नहीं करेगा। बट अगर ऐसा कुछ हो रहा है, चाइना लगता है कि उसका इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बिकॉज़ चाइना विल नॉट अलाउ पाकिस्तान टू डाउन देयर या जो ये सीरीज से एसेट है या हम क्या पता लेकिन पाकिस्तान में वी मेक सम फैंटास्टिक गेन्स और वो कॉम्प्रोमाइज हो गया तो सारा सीपीसी बैठ जाएगा। तो उस केस में क्या चाइना इंटरवीन कर सकता है फिजिकली? शायद। सेकंड सिनेरियो है कि इंडिया और चाइना की लड़ाई हो जाए, उसमें पाकिस्तान इंटरवीन कर सकता है ऑप्शनली। वो एक ज़्यादा बड़ा सिनेरियो है क्योंकि जेन ये एक सपोज्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है एंड कैन पाकिस्तान attempt another operation Gibraltar की चीज़ let's cut off Kashmir from rest of India and make whatever gains that we can in Kashmir sector give Pakistan या proper Srinagar Valley। तो ये हमारा एक सिचुएशन है। थर्ड, क्या दोनों कोलिजिव तरीके से हमारे ऊपर अटैक कर सके हैं? ये टू फ्रंट वॉर सिनेरियो है और ये रियलिटी अब हम धीरे-धीरे इसको धीरे क्या हम अब ये पहले सिर्फ बात हुई थी, नाउ आई थिंक एवरीबॉडी एक्सेप्ट कि ये एक रियलिटी है और हमें इस इवेंचुअलिटी को प्रिपेयर करना चाहिए। बट क्या हम पहुंच गए हैं? तो मेरा ये मानना है कि वर्स्ट केस सिनेरियो तो आई थिंक अभी तक हम नहीं हैंडल कर पाने की क्षमता में पहुंचे हैं। बट कंपेयर्ड टू वेयर वी वर लेटर इन 2010 वी आर इन अ बेटर पोजीशन। हैव वी रीच्ड वेयर वी शुड बी? आई डोंट आई थिंक उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। जी, तो अब मैं आता हूँ अभिजीत का लास्ट क्वेश्चन टू यू, योर ओपनिंग स्टेटमेंट अभिजीत। तो देखिए हमारा जो वॉर चलेगा वो 2 फ्रंट नहीं चलेगा, वो 2.5 फ्रंट चलेगा। क्या है कि पाकिस्तान है, फिर चीन है और आंतरिक जो ये सब ये राना अयूब, आरा खान दैट प्रोवाइड्स दी यू नो व्हाट दैट ओल्ड जो स्पेनिश सिविल वॉर में हुआ था, नॉर्थ से एक कॉलम आएगा, साउथ से एक कॉलम इन्वेड करेगा, ईस्ट से एक कॉलम इन्वेड करेगा, वेस्ट से एक कॉलम इन्वेड करेगा और बीच में से 5वां कॉलम उभरेगा बीच में से। ये 5th कॉलम का भी प्रॉब्लम है। जो ये जब चीन कुछ बोलता है वो हाँ चीन करेक्ट है, हमारा देश रॉन्ग है, और जब पाकिस्तान कुछ बोलता है हाँ पाकिस्तान करेक्ट है, हाँ रॉन्ग है, ये करते रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइब्रिड वॉरफेयर, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। पर क्योंकि आपका सवाल था वो बेसिक टू फ्रंट का, तो मैं काइनेटिक पर ही थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। अब काइनेटिक वॉरफेयर में क्या होगा आप देख लीजिए। जो आर्मी होता है उसको फंडामेंटली एक फ्रंट से लेके दूसरा फ्रंट शिफ्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आप ये देख लीजिए जो श्लीवन प्लान था, जो जर्मनी का मोबिलाइजेशन प्लान था प्राथमिक विश्व युद्ध में, उसका प्रॉब्लम क्या था कि पूरा प्लान जो था वो एकदम ईस्टर्न साइड में किसी एक दिशा में मोबिलाइजेशन का था और दूसरे साइड में मोबिलाइजेशन का उनको मौका नहीं मिला उतना ही अच्छा। इसमें काफी उनपे दबाव बढ़ा। दूसरा बात क्या था, दोनों फर्स्ट वर्ल्ड प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध में जो इंटरनल जो डिसिप्लिन चाहिए था राशन का, इसका उसका, वो सब नहीं हुआ था। ये बहुत हानिकारक पड़ी थी जर्मनी के लिए। अब हिंदुस्तान में आप देखेंगे कई चीजें अच्छे हुए हैं इस समस्या को सॉल्व करने और कई चीजें नहीं हो रही है। पहला तो ये है कि आप देखेंगे कि अगर सबसे आपका तुरंत एक फ्रंट पाकिस्तान से चीन जाके दोनों साइड लड़े जो एसेट है वो आपका एयरफोर्स है। अब क्या हो रहा है, मैं मानता हूं कि बालाकोट से अब जो हुआ है, मैं मानता हूं कि जो कहते हैं एयरसेलिज्म, यानी कि थल सेना ही पर वायु सेना का को प्राथमिकता देना किसी भी मिलिट्री प्लानिंग में, वो हो रहा है। बालाकोट का पहला चिन्ह था कि हम थल सेना के साथ थल सेना नहीं लड़ेंगे, हम थल सेना के साथ वायु सेना लड़ाएंगे। यानी कि अगर आप इधर लड़े हम आपके पीछे कूद के लड़े, ताश की तरह, चेस की तरह। ये काफी एक इम्पोर्टेंट ये था। अगर आप देखेंगे ये जो मेंटालिटी चेंज होता है थल सेना से लेकर वायु सेना तक, इसमें दूसरा क्या होता है कि अगर थल सेना से युद्ध कर रहा है तो थल सेना को बहुत डर होता है कि हम ये सब रोड नहीं बनाएंगे सीमा पर, क्योंकि वो रोड जब चीन उसको कैप्चर करेगा वो सीधा दिल्ली तक पहुंच जाएगा करके वो डर भी चला गया है। और हम अब तो हम बहुत ही जल्द से जल्द हम उधर सुरंग और सीमाई रास्ते बना रहे हैं। तो ये दो इंडिकेटर हैं कि हम ये एक थल सेना से वायु सेना को प्राथमिकता देने में लगे हुए हैं। ये अच्छी बात है। पर इसमें खराब बात क्या है कि आप वायु सेना को भी ठीक से ले नहीं रहे हो, क्योंकि आप अभी बोल रहे हो कि LCA करेंगे, फिर AMC करेंगे, वो पता नहीं कब आएगा। आपके 7-8 किस्म के युद्ध विमान है। अब देखिए कोई देश 7-8 किस्म के युद्ध विमान रखता ही है, बस 1-2 किस्म के युद्ध विमान रखता है। इजराइल के पास अभी 3 हो गए हैं, कई साल में 2 होने वाले हैं। फ्रांस के पास भी 2 हैं, 1 हो जाने वाला है। UK के पास 2 हैं। आप देखेंगे जापान के पास 2, 3 से 2 होने वाले हैं। अमेरिका में
उनके वायुसेना के 2 हैं, 3 से अभी 3 हैं, 2 होने वाले हैं और उनके जो नौसेना का जो उड़ान पंख है, उसमें भी 2 ही होने वाले हैं। ये सब हम अभी सॉल्व नहीं कर पाए और इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप 7, 8, 4, 5 किस्म के युद्ध विमान रखते हैं, तो उसका जो पूरा लॉजिस्टिक चेन है, एक के लिए पैसा देने के बगैर, जैसे आप देख लीजिए अगर आपके पास 4 गाड़ी हैं, अलग-अलग किस्म की, एक महिंद्रा, एक एम्बेसडर, एक मारुति, एक पता नहीं मर्सिडीज या कुछ, हर चीज़ का आपको अलग-अलग किस्म का स्पेयर पार्ट रखना पड़ता है, अलग-अलग टाइम पे आपको मेंटेनेंस पे जाना पड़ता है, ये सब नहीं हो रहा है। आप नौसेना में देखेंगे यही प्रॉब्लम हो रहा है कि हम 6 सबमरीन खरीदेंगे, 6 के बाद 6 के बाद 6 खरीदेंगे। अगर हम जो नौसेना की जो सर्विस शिप्स हैं, उन्हें भी हम 3 खरीदेंगे, उसके बाद 3 नए मॉडल खरीदेंगे, उसके बाद 3 नए मॉडल खरीदेंगे, ऐसे ही किए जा रहे हैं। ये स्टैंडर्डाइजेशन लॉजिस्टिक्स वो नहीं हो रहा है और वो बहुत खतरनाक है और ये सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जर्मनी के फील्ड मार्शल एरन रोमेल ने क्या कहा था कि जो लॉजिस्टिक्स वाला है, वो जंग शुरू होने से पहले ही जंग जीत जाता है। द क्वार्टरमास्टर विन्स द वॉर, विन्स द बैटल इवन बिफोर द बैटल हैज बिगन। ये हम सोच नहीं रहे हैं, जबकि चीन हमारे से बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल पावर है। उनका जो लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटी जो हमने देख रखा है अभी तिब्बत में जो कर रहे हैं, वो बहुत ही मायने रखता है हमारे लिए। हम इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो होना चाहिए, पर उससे ज्यादा चीजें हो रही हैं जिसपे हम अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं और ये हमारे को बाद में बहुत बुरी तरह से काटेगा। चलिए, मैं वापस चला हूँ प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, आपने अभिजीत की बात सुनी और रोहित की भी बात सुनी और उन्होंने वापस जो आपका 0.5 फ्रंट की जो बात है, वो बीच में उसको भी लाया उन्होंने। आप इस बारे में और क्या कहेंगे? नहीं, देखिए जो अभिजीत कह रहे हैं ना 0.5 फ्रंट को, मैं उसको नकार नहीं रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब वो उस लिहाज की जंग शुरू होती है, तो ये 0.5 फ्रंट को तो बड़े आराम संभाला जा सकता है, प्रोवाइडेड वो इच्छा शक्ति हो, और अगर जंग छिड़ जाती है तो वो इच्छा शक्ति अपने आप आ भी जाती है। तो मैं उसको शायद उतनी अहमियत अभी नहीं दे रहा। लेकिन जो बाकी बातें की मेरे दोनों सहयोगियों ने, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। देखिए जो अभिजीत कह रहे हैं उसमें एक जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यानी एक वो क्लैरिटी कि आप एक अपनी बनाई हुई दुनिया में नहीं रह रहे, वो हिंदी नहीं भाई वाला जो आपका ड्रामा रहता है, आप उसमें नहीं है कि पाकिस्तान और हम एक ही लोग हैं, शांति की जरूरत है, बंटवारा गलत था वगैरह वगैरह, वो जो सब बकवास चलती रहती है, मैं उसको मैं तो संजीदगी से लेता नहीं हूँ। मेरे ख्याल अब उसको एटलीस्ट सरकारी स्तर पर तो लोगों ने संजीदगी से लेना छोड़ दिया। वो एक बेसिकली एक जो रियलिटी आप फेस कर रहे हो, आप उसको आप एक्नॉलेज कर रहे हो, भैया ये 2 फ्रंट कभी भी खुल सकते हैं। रोहित की बात ठीक है कि अगर आप ऑन पेपर कैलकुलेट करें तो चांसेस के अगर आप चीन के साथ युद्ध छिड़ता है तो पाकिस्तान उसमें जंप इन करेगा, चाहे चीन बोले या ना बोले, उसकी संभावना ज्यादा है बनस्बत इसके कि अगर पाकिस्तान युद्ध छेड़ता है तो चीन उसे जंप इन करेगा। लेकिन जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है कि दोनों के दोनों एक आध भी मिल करके भी आपके साथ कुछ ना कुछ बदमाशी कर सकते हैं। और उसके हमने कई सारे छोटे लेवल पर प्रमाण देखे हैं कि कैसे एक कल्यूजन के साथ काम करते हैं। अ, हमारी प्रॉब्लम ज्यादा ये है कि हम उस रियलिटी को फेस कर रहे हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उस रियलिटी को फेस करने की, वो शायद उस लिहाज से नहीं आ रही। ठीक है, हम अब यूनिफाइड कमांड की बात कर रहे हैं, थिएटराइजेशन की बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें हैं और उसमें समय भी लगेगा, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन आई थिंक वी नीड अ लिटिल मोर क्लैरिटी ऑन हाउ एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द काइंड ऑफ चैलेंज वी आर फेसिंग। दूसरी चीज ये है कि हमारी अभी भी बहुत ज्यादा जो फोकस रहा है, एंड माय कोलीग्स आर फ्री टू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो इस चीज पे रहा है कि हम बड़ी से बड़ी सेना कैसे बनाएं। आई थिंक वी नीड टू रियली स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी। दुनिया में अब इस तरह की चीजें आई हैं कि सोल्जर्स आर बेसिकली सिटिंग डक्स। हमने देखा, एग्जांपल्स आर नॉट ऑलवेज जो कंपैरिजंस आर ऑलवेज समवhat odious, लेकिन अगर अज़रबैजान और आर्मेनिया देखें मैन टू मैन, तो both forces were very well matched and the Armenians had done better until technology came and they were not ready, they were sitting ducks. तो आपको आपको ये जो दूसरे मुल्कों में जो डेवलपमेंट हो रही है, यू हैव टू बी वेरी वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू मैच इट बुलेट फॉर बुलेट, ड्रोन फॉर ड्रोन, एयरक्राफ्ट फॉर एयरक्राफ्ट, बट यू हैव टू थिंक ऑफ वेज के आप अगर जो भी उनकी क्षमता है उसको आप काउंटर कैसे करते हैं, और वो काउंटर करने का तरीका ये तो बड़े अहम गाना, ये जो हमारे यहाँ पे बड़ा ये है कि छाती तान कर हम खड़े हो गए, यार बड़े बेवकूफ छाती तान खड़े हो गए हो, इससे अच्छा ये है साइड पे हट, पीछे से साइड से उस मारो, छाती तान के क्या खड़े होने की बात है। दिस इज द मोस्ट स्टूपिड काइंड ऑफ नॉनसेंस व्हिच इट्स पार्ट ऑफ अ फोकलोर। हमारे हमारे सोचने का तरीका ये है कि मैंने दिखा दिया उसको, या क्या दिखा दिया तुमने उसको, मैंने बता दिया उसको, क्या बता दिया, क्या फायदा उसको बोलने का, करके दिखाओ ना। सो आई नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लैरिटी ऑन हाउ वी नीड काउंट दिस थिंग। अब मेरी नजर में देखिए, एक तो आपको अपनी मिलिट्री क्षमता पे जरूर तवज्जो देनी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ जो मुझे चीज काफी बॉदर करती है ये है कि हमारा जो डिटरेंस है वो हमने खुद उसको डिवैल्यू कर दिया।
क्या सोच सकते हैं? अब हम लोग बात करते हैं अमेरिका और चीन के बीच में, या अमेरिका पाकिस्तान के साथ कुछ इस टाइप का कुछ करेगा कि पाकिस्तान के वो जिसे कहते हैं कि ईंट से ईंट बजा देगा। There is always the nuclear dimension which comes in when you talk about Pakistan. How is it कि आपके दो असली दुश्मन चीन और पाकिस्तान आपस में सांठगांठ करते हैं? They don't seem to be really factoring in India's nuclear capability. What has happened? You have done factor. आप जब पाकिस्तान के खिलाफ जंग की बात करते हैं या कुछ करते हैं, आपके somewhere in the back of your mind there is always that nuclear factor which is always operating. How come that same factor is not there on the other side? What are we missing out in this whole picture? हमको why are we not able to reinforce deterrence? Number one. Number two, ये जब अगर आपके दो दुश्मन हैं, तो देन आपकी कूटनीति का जो पैमाना है वो ये है कि आप उसको पहली चीज उसकी सांठगांठ में क्या करके उसको तोड़ सकते हैं या इंश्योर कर सकते हैं कि वो ना हो। और दूसरी चीज, अगर वो रहती है तो उसको बैलेंस आउट आप कैसे करेंगे? आर यू रेडी टू गेट इनटू द बैलेंसिंग एक्ट, जिसके लिए आपको कूटनीतिक स्तर पर बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जो आप करना नहीं चाहते अभी, क्योंकि आपने वो एक और वो बनाए हुए हैं, धारणाएं बनाई हुई है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और तमाम इस टाइप की नॉन अलाइनमेंट, बहुत सारे अभी लोग नॉन अलाइनमेंट की बड़ी बातें करते हैं। सो यूनिक क्लैरिटी कि भाई अगर ये सिचुएशन आ गया है, हम इसको बैलेंस आउट कैसे करेंगे? व्हाट आर द अलायंसेस वी विल आर गोइंग टू स्ट्राइक व्हिच बैलेंस आउट दिस टू कैरेक्टर्स। फिर उसमें कुछ लेना भी पड़ेगा और कुछ देना भी पड़ेगा। लेने को तो सबको तैयार है, देने को हमको तैयार नहीं है। इट डजंट वर्क दैट वे। So I think these are things where so at military level you need clarity, at a strategic level you need clarity, and you really need to rethink this problem through. And at the political level you need a certain amount of clarity कि अगर आप ये चैलेंज है तो फिर इसको आपको क्या क्या दो चार पांच 10 चीजें हैं जो करनी पड़ेगी, वो क्या करनी पड़ेगी। ये एक चीज जो रोहित ने कही उसमें मैं थोड़ा सा आई हैव अ स्लाइट डिसएग्रीमेंट। सी दो जो जब हम 80 या 90 दशक की बात करते हैं, 2000 के दशक की भी बात करते हैं, The past is a different country. क्योंकि अगर आप उस जमाने में देखें चीन की क्षमताएं क्या थी, नंबर वन, और चीन की औकात क्या थी दुनिया में। 2000 के दशक तक तो देखिए चीन की जो इकोनॉमी थी वो इटली की इकोनॉमी से छोटी थी, अगर आप देखें टेक्निकली। लेकिन so that was a different time period. When we're talking about China today, we have to see the China of today and tomorrow. We cannot, हम अपनी जो तैयारियां हैं या जो अपनी हमारे जो असेसमेंट्स हैं, वो चीन की क्षमताएं थी आज 10 साल पहले, 15 साल, 20 साल पहले की, उसके बेसिस के ऊपर अब नहीं डिसाइड। और क्षमताएं सिर्फ सैन्य क्षमताएं नहीं, मैं उनकी कूटनीतिक क्षमताएं, उनकी आर्थिक क्षमता जो थी, मैं उन सब सारी तमाम चीजें कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की बात कर रहा हूँ। इट वास्टली डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट। अब वो हम देख रहे हैं, हम लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है हम उसमें देख रहे हैं वो चीज को। हम बाकी दुनिया के साथ चीन जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं वो हम उसको देख रहे हैं। आई थिंक वी नीड टू बी वेरी अवेयर कि ये बहुत रियल थ्रेट है हमारे लिए, एंड वी कैन नॉट होप के फिंगर्स क्रॉस की एक के साथ होगा, दूसरा वाला नहीं आएगा क्योंकि पहले नहीं आया था। आई थिंक वी नीड टू फैक्टर दैट इन आवर एंटायर असेसमेंट। जो हम कारगिल टाइम पर भी और बाकी टाइम पर भी अब हम ईस्ट से फोर्सेस को विड्रॉ करते थे, ऑप टक्कर की बात की, ईस्ट से फोर्सेस को विड्रॉ करके वेस्ट पर लेकर जाते थे, वो समय अलग था। आज अब शायद नहीं कर पाएंगे वो। Although हमने पाकिस्तान की तरफ से फोर्सेस को रीडायरेक्ट किया है या रीओरिएंट किया है towards the Chinese side, but that's not the best solution. That tells you how unprepared you are for a two-front war. That you have to rebalance your forces. Your frontline forces have to be rebalanced because you're facing a threat from one side, which means that you're discounting the threat from the other side. What happens if there's a threat from the other side? Number one. Number two, and I'll find out. I think many of these assumptions which we have कि जी अगर जंग हुई तो फिर चीन तभी आएगा अगर हम सरहद पर हमने चढ़ाई कर दी। I think we need to be realistic. I'm not fond of the Pakistanis and I'm certainly not fond of their army, but I have to give the devil his due. They are very focused, more focused than what we are on who their enemy is. And we have to take that into account. और अगर आप देखें टेक्निकली ये जो डिस्पैरिटी ऑफ फोर्सेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है, अगर आप चीनी फैक्टर लेकर के आते हैं तो फिर कोई डिस्पैरिटी नहीं रहता आपके पाकिस्तान के बीच में, 1-1 का रेशो ही है। There is a pure 1:1 ratio. You have no superiority, no conventional superiority over them. Even the Chinese factor is discounted. Your conventional superiority is not of an order जो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इस पे होना चाहिए, because we have neglected. So I think these are things we have to be realistic about. सर आप म्यूट पे हैं। सर म्यूट। संजय जी अनम्यूट करिए ना आप। संजय जी अनम्यूट करिए। जी हाँ, अब हो गया।
तो रोहित जी, आप रिएक्ट कर सकते हैं जो सुशांत जी ने आपको एक्चुअली ज्वाइन किया है? नहीं, एक्चुअली इट्स नॉट एग्जैक्टली ज्वाइन रही। उन्होंने जो बताया है वो एक्चुअली रियलिटी है और इनफैक्ट मैं उस पे भी बात करने वाला था कि देखिए बहुत समय तक हमारा जो एड था चाइना की तरफ, वो हम माने ही नहीं थे चाइना बहुत बड़ा हमारा नंबर 1 एनिमी जैसे पहली बार जॉर्ज फर्नांडिस जी ने कहा था, वो तो हम मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने पहली बार कहा तो हिंदुस्तान में बड़ा हल्ला हो गया। तो हमारा जितना भी ओरिएंटेशन था, जो भी हमारा हमने 1962 के बाद में हमने एक ईस्टर्न फ्रंट के लिए और लद्दाख के लिए थोड़ा ट्रूप्स माउंटेन डिवीजन बनाया था और बहुत समय तक हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। मतलब इनफैक्ट इतना हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर चुके थे कि जब कारगिल हुआ था तो कारगिल के समय में पूरे ईस्टर्न लद्दाख में सिर्फ एक ब्रिगेड था, जहाँ पे आज आपकी ऑलमोस्ट 2.5 डिविजन डिप्लॉयड है और हमें नागालैंड से एक ही कोर के पास सिर्फ एक डिवीजन रह गया, बाकी सब निकाल के हमने काउंटर इंसर्जेंसी में डाल दिया था। तो ये हमारा पहले थॉट प्रोसेस था और जैसे मैंने पहले बताया था कि कहीं जाके थोड़ा बहुत जो भी हमारे को समझ में जब एक रियलाइजेशन हुआ कि ये जो ऑडिट है वो डिफरेंट तरीके से जा रही है, कुछ चीजें हुई हैं जो मैं समझ सकता हूँ। नंबर 1 तो जैसे मैंने कहा कि चाइना सिग्नल आया और उसके बाद हमने जो इंडिया चाइना बॉर्डर रोड पे डेवलपमेंट करना शुरू किया और अब वो जाके और उन्होंने बढ़ा के उसका फेज 2 भी निकाल दिया है और हालांकि भी हमारी डेडलाइन नहीं करी है, बट कंपेयर टू व्हाट वी आर कंप्लीटली मतलब एट लॉस, वी आर इन अ रिलेटिवली बेटर सिचुएशन। नंबर 1। नंबर 2 हुआ कि एंड थैंक गॉड फॉर इट, नंबर 2 हुआ कि हमने 2006 के बाद में 2010 के बीच में कुछ एडिशनल ट्रूप्स हम रेज किए थे। 4 डिवीजन हमने रेज करी थी और 2-3 नए आर्मर्ड ब्रिगेड्स थे, 3 नए इन्फेंट्री ब्रिगेड्स थे। जो जाके हम ये गैप्स फिल किए थे। टेक्नोलॉजी बाद में ठीक है आई, बट व्हेन इट कम्स टू माउंटेन्स देयर इज नो अल्टरनेटिव टू मैन पावर बिकॉज़ योर माउंटेन नीड मैन पावर ऐसे। और खास तौर पे जब हमारा जो सिचुएशन है जहाँ पे हम समझते हैं कि हमें वी हैव टू डिफेंड एवरी इंच ऑफ आवर टेरिटरी, उस केस में इट कम्स वेरी मैन पावर इंटेंसिव। तो ये सारा कुछ हमने किया था, बट बियॉन्ड दैट नॉट मच हैपेंड। और इनफैक्ट ये 2020 में इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था, तो उस टाइम मैंने ट्विटर पे कहा था कि हमें तो अंकल जी को ना यहाँ से मिटाई भेजनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने यू नो ये सब हुआ है उसकी वजह से इंडियन एस्टैब्लिशमेंट हैड रियलिटी चेक कि ये हकीकत है जो हमारे सामने नहीं थी, हम उसको देख भी नहीं रहे थे। आई स्टिल रिमेंबर इंस्टेंस कि जब इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि हमें एयरबस A330 बेस्ड एयर रिफ्यूअल्स चाहिए, जो कि बहुत लॉन्ग रेंज है और थोड़े एक्सपेंसिव भी हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कमेंट के भेज दिया था कि भाई चाइना तो है ही, तो आप उसको कैसे कोट कर रहे हो एज रीजन टू बाय दिस लॉन्ग रेंज ड्यूल यूज एयर रिफ्यूअल। तो वो हमारा माइंडेड था। तो वहां से आज जो हुआ पिछले एक साल में, एक डेढ़ साल में, तो वी रियली नीड टू थैंक अंकल जी कि हमारा एक रैली चेक हो गया है। और अभी जो हो रहा है, जो ये रीओरिएंटेशन रीबैलेंसिंग अभी हम बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे मैं आई एग्री विद सुशांत जी कि इस रीबैलेंसिंग ऑलराइट, मतलब ये रीबैलेंसिंग जो है वो गिवन दिस सिचुएशन में हम अब आ गए हैं, ये सिचुएशन इवॉल्व हो सकती है, तो ये रीबैलेंसिंग जरूरी है क्योंकि हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है टू फॉर एनी कंटीजेंसी। हमारे पास जो भी चीजें हैं उसको ध्यान में रखे हुए जो आएगा और बाद में हम क्या करेंगे वो तो अलग बात है। बट एट द सेम टाइम मैं एज समबडी जो हु ट्रैक ये जो ऑर्डर ऑफ बैटल होता है कि इसके पास कितने टैंक एंड डिवीजन है, ब्रिगेड है, जो भी है, मेरा ये मानना है कि गोइंग अहेड हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको कम से कम 4 से 6 न्यू डिवीजन रेज करनी ही पड़ेगी। टेक्नोलॉजी तो भूल लीजिए, टेक्नोलॉजी तो आप लानी ही पड़ेगी, बट आपको 4 से 6 न्यू डिवीजन रेज करनी पड़ेंगी ताकि आप जो है ईस्ट और वेस्ट में एक डिफरेंस बना के रखें कि और हमारा जो देखिए हमारा जो ये क्या हमारा थॉट प्रोसेस है। अभी एक आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट आया था थोड़े समय पहले, तो उन्होंने कहा था कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये रहेगा कि हमारा एक प्राइमरी फ्रंट होगा। अगर टू फ्रंट वॉर होती है तो हमारा एक प्राइमरी फ्रंट होगा जहाँ पे हम अग्रेसिवली लड़ेंगे और एक हमारा एक सेकेंडरी फ्रंट होगा जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव दुश्मन को करना होगा या अगर लड़ाई हो जाती है तो होल्ड करना होगा ताकि वो ज्यादा गेन ना करके। तो ये अभी हमारा मुद्दा है। अभी सवाल ये होता है कि क्या हम इसको एक्चुअली एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं प्योर आर्मी के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो मान लीजिए कल को एक इंडिया चाइना लड़ाई हो जाती है और पाकिस्तान ही पूरा एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर को एक्टिवेट कर देता है, मोबिलाइजेशन कर देता है इंडिया पे प्रेशर डालने के लिए, तो वी विल इन अ सिचुएशन आज की तारीख में जो हमारे पास में ट्रूप्स लेवल हैं, प्राइमरी फ्रंट अगर चाइना होता है और सेकेंडरी फ्रंट अगर पाकिस्तान होता है, तो दोनों केसेस में हमारे पास में जो लिमिट ऑफेंसिव पोटेंशियल होगा, बेसिकली प्राइमरली डिफेंसिव होगा, दोनों ब्रेक थ्रू ना करें और हम लिमिटेड गेन्स कर सकें। पाकिस्तान के केस में कर सकते हैं क्योंकि वो प्लेस है और हमारा थोड़ा आर्मर हेवी स्ट्रक्चर है। चाइना के केस में इट विल बी प्राइमरी केस कि हम उसको ब्रेक थ्रू ना करने दें और हम कोई लिमिट गेन कर सकें वो करें। दैट इज रेयर मिनिमम दैट वी कैन डू एट दिस स्टेज, बट व्हिच इज नॉट एक्चुअली द आइडियल स्टेट। मतलब ये आप इस सिचुएशन में नहीं होना चाहेंगे। आइडियली वी नीड मोर ट्रूथ एंड मोर नॉलेज। और
खास तौर पे विद रिस्पेक्ट टू चाइना, उनका टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है वो हमसे काफी ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने रिफॉर्म हमसे पहले शुरू किए थे। उन्होंने अपने आप को वो यूएसए को अपना मेन यूनिवर्सिटी मानते हैं, तो उन्होंने अपने आप को यूएस को लड़ाई करने के लिए मॉडल किया था। और इनफैक्ट उनकी जो आर्मी है आज की डेट में वो कहीं ना कहीं मतलब एब्सोल्यूट एक यूएस आर्मी को ही मिरर करती है इन टर्म्स ऑफ जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है, जो भी है। तो उसकी वजह से क्या है कि उन्होंने जब गल्फ वॉर में देखा था किस तरीके से यहाँ कार्य एकदम फोल्ड हो गई अमेरिका के सामने, तो उन्होंने उस टाइम से ऐसे लेना शुरू किया था कि ये जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन वॉर और एफिशिएंटली फाइट वॉर, उन्होंने उस टाइम से स्टडी करके और इंप्लीमेंट करना शुरू किया था फाइटिंग इन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। तो वो हमसे उस मामले में आगे हैं। इट इज नॉट नेसेसरली मैं कहूं कि मेरे पास में एक ब्रिगेड है, उसके पास में एक ब्रिगेड है, नहीं, उसकी जो कमांड आप ब्रिगेड है वो मेरी ब्रिगेड से ज्यादा पावरफुल है जिस तरीके से स्ट्रक्चर की गई है। तो एक और रियलिटी है जो हमें डी करनी है। तो पहले आपका मैन पावर और जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है, वो हमें उसमें हमें जो है ना एम्फसिस देना पड़ेगा, खासतौर पे व्हेन इट कम्स टू चाइना। और ये जो मैन पावर और इक्विपमेंट के बीच में हमारा एक डेट हुआ है, एक्चुअली मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि ये थोड़ा सा अनइन्फॉर्म्ड या मतलब इट इज नॉट डन इन प्रॉपर मैनर। क्योंकि मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, और यूएस आर्मी का है क्योंकि डेटा भी उनका अवेलेबल होता है, हमारा तो जनरली डेटा मिला नहीं है, कि एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल जो होता है, उसकी कीमत मान लीजिए आप 3 से 3 मिलियन डॉलर की उसकी कीमत है। और 3 मिलियन डॉलर की कीमत है, और उसकी जो है ना साल का उसका जो मेंटेनेंस खर्चा है उस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का, वो करीबन उसकी 10% ऑफ इट कॉस्ट है जनरली उसकी। तो आप $300,000 मान लीजिए कि वो $3 लाख साल का खर्चा उसका होता है। अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में और उसके आप इंडिया कंटेक्स्ट में भी उसको लीजिए, किसी नंबर से उसको वैल्यू कर दीजिए, ट्रिपल ला दीजिए, वो भी लगा दीजिए। अगर आप इक्विपमेंट लेते हैं, एक तो उसके लिए पैसा बहुत चाहिए इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, फिर उस इक्विपमेंट सस्टेन करने के भी पैसा चाहिए। क्योंकि एक अगर टैंक या इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल आता है, आप ज्यादा मैकेनाइजेशन करते हैं, ज्यादा आर्टिलरी लेके आते हैं, जो भी आप करते हैं, जब वो इक्विपमेंट आता है, उस इक्विपमेंट के साथ में उस मैन पावर ट्रेन करना होता है, उसका सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, उसका लॉजिस्टिक्स चाहिए होता है। तो ये इतना सिंपल गेम नहीं है जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि हमारे 1.2 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी है, इसमें से 2 लाख कर दिए, पैसे टेक्नोलॉजी में डाल दीजिए। वो टेक्नोलॉजी में आपको पैसा गेन होगा ना, वो इतना मार्जिनल होगा कि मैं नहीं समझता कि वो बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। चाइनीज आर्मी इज 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी। आप उनका अगर आप इक्विपमेंट प्रोफाइल देखेंगे, अगर आप उसका 50% मैच करने के लिए जाएंगे, इज अ ह्यूज एक्सपेंडिचर दैट इज रिक्वायर्ड। बट हमें नहीं करना है। आई हेट टू गिव एग्जांपल, इंडिया चाइना जो है ना, जो सिचुएशन है वो एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन है। पाकिस्तान इज स्मॉलर पावर विल विन इफ इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली लूज। अगर हम अपना ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान में एक्सप्लिसिटली नहीं अचीव कर पाते, पाकिस्तान से आई एम अ स्मॉल पावर, मैंने ये बड़ी पावर को अपने ऑब्जेक्टिव मीट कर रोक के मैच जीत गया। The same theory, in my opinion, applies to India and China. We have to better than the boss. Yes, you are the bigger power. Your defense budget is more than 3 times my defense budget, and everything that, and you are more powerful in every aspect. But there is a cost to a military adventure against India. Yes, we might get a beating, but you also get beaten in return. That will not worth the effort. तो आपको चाइना को 1-1 ही मैच करना है। आपको चाइना को इस लेवल के लेके कि वो उनको ये एक डिफरेंस भी ना हो, डिस्टेंस भी हो, भाई वो आप पे अटैक ना करें। जो अभी ईस्ट लद्दाख हुआ है, मतलब मेरा ईस्ट लद्दाख जो अभी तक लड़ाई नहीं हुई है या उन्होंने जो अभी तक नहीं किया है, बिकॉज दे आर नॉट Can you कॉन्फिडेंट conclude, Rohit? Can you please conclude? My theory is that we are making a step in the right direction, but a huge now hole has opened up. ये जो ईस्टर्न लद्दाख की वजह से और जो रिलेशन हुआ है, हमें चाइना हमारा नंबर नहीं है, अभी बहुत बड़ा गैप है जो हमें फिल करना है। और मेरे ख्याल से हमारे पास में आज 2021 में बैठे हैं, मेरे पास में 2025 से लेकर 2027 के बीच में एक इंडिया चाइना का एक बहुत बड़ा इंटेंस होने वाला है कुछ ना कुछ। आपके पास एक मेरे से 4 या 5 साल का विंडो है टू गेट बैक टू द एंड एडजस्ट मतलब योरसेल्फ अकॉर्डिंगली फॉर बोथ चाइना एंड द पाकिस्तान फ्रंट। ओके, मैं अब चाहता हूँ अभिजीत के पास वापस। अभी तक जो बात कही है तो सुशांत जी ने बोला कि हम अपना जो डेटरेंस है दैट वी नॉट मेकिंग आवर डेटरेंस साउंड। दूसरा, वी स्टिल वेरी 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 ऑफ और वेरी शाई ऑफ मेकिंग अलायंसेस। और तीसरा जो आपके रोहित ने बात कही कि हमारे पास 4-5 साल का विंडो है, वी हैव टू गेट आवर एक्ट टुगेदर। तो इन 3 पॉइंट्स है आपके रिएक्शंस। म्यूटेड। ये देखिए, ये ना 3-4 साल में गेटिंग आवर एक्ट टुगेदर भूल जाइए, अगले 5-10 साल में भी वी नॉट गोइंग टू गेट एक्ट टुगेदर। क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम है वो एक किस्म का प्लानिंग डिसिप्लिन होना चाहिए और एक किस्म से फिस्कल डिसिप्लिन होना चाहिए। वो हमारे में है नहीं, और मैं बताता हूँ क्यों। अब मैं एक किस्म से सुशांत जी से सहमत हूँ कि टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करना चाहिए, पर दूसरा ये है, मैं रोहित जी से भी सहमत हूँ कि टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करने में आप एक प्री इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, आप एक पूरी तरह से इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है।
तो आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत लिमिटेड मात्रा में है। और इससे क्या होता है कि एक टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमन इन्वेस्टमेंट आता है। जब टेक्नोलॉजी का जो गेन होता है वो अगर आप एक चीज खरीदेंगे तो उस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट करने के लिए सब कुछ खरीदना पड़ेगा। यानी कि आपका या तो एक मैक का इकोसिस्टम होना चाहिए, या तो फिर आपका विंडोज का इकोसिस्टम होना चाहिए, समझ लीजिए। यानी कि अगर आपने एक मैक का लैपटॉप खरीदा है तो उसका मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए मैक का फोन होगा, एप्पल का फोन होना चाहिए, एप्पल का ईयरफोन होना चाहिए, एप्पल का डेस्कटॉप होना चाहिए, एप्पल का वॉच होना चाहिए। अगर आपने एंड्रॉइड इन्वेस्ट किया है सब कुछ एंड्रॉइड होना चाहिए, भी विंडोज या मैक का एक कंप्यूटर रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक सॉर्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड चीज है। आप ऐसे पिक करके चूज कर सकते हैं इसमें ये करने के लिए जो कर रहे हैं अब तक। अब देखिए अगर हम ह्यूमन में इन्वेस्ट करेंगे, इंसान इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको फौज की मात्रा बढ़ाने लगनी होगी और आपकी उनके मौत की कंपनी अब करनी पड़ेगी। क्योंकि जो या तो आप क्वालिटी चाहिए या तो आप क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी पे अगर आप बातें हैं तो आप जैसे रूस ने देखिए, ब्रिटेन ने तो दूसरी विश्व युद्ध में उतने सारे लोग खोए हैं कि जितने रूस ने खोए थे। रूस ने तो 20-30 मिलियन लोग खोए थे उसमें। तो वो लोग खोने की क्षमता होनी चाहिए आप पे जो नहीं है, ठीक है। और उनको आर्म करेगा, ये करेगा, उसे सब ये करना चाहिए। तो इससे एक बहुत आसान सी चीज है, आप बैकवर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करिए। बैकवर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? कि आपका डिफेंस बजट 3% ऑफ जीडीपी टिक रहेगा। वो 3% क्या है? आपका फाइनेंशियल, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का ग्राफ क्या है, उसमें 3% क्या होने वाला है, यानी कि टोटल बजट ये होने वाला है। और टोटल बजट के अगले 10-15 साल के लिए हम क्या खरीद सकते हैं, ये होता ही नहीं है। सब मानते हैं कि पैसा आम की तरह, जामुन की तरह पेड़ उगते रहते हैं। जब समर हो जाता है तो आम आएंगे, जामुन आएंगे, हम खाते रहेंगे, कुछ भी होता रहेगा। ये बैकवर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग है ही नहीं। जो रोहित ने वो A330 टैंकर का ये किया था, वो उस टाइम मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात कर था, वो बोल रहे थे भाई देखो हमने वो बजट दे रखा था इतने रुपए का, इनको तो बजट इन्होंने देखा ही जब सेक्शन रहे थे, ठीक है। A330 ना मिले, उसके अलावा एक दो और ऑप्शन थे, वो नहीं। हमको सबसे अच्छा चाहिए बजट भाड़ में मेरी औकात है मारुति चानी की, मेरे को चलाना रोल रॉयस। ये है उनका एटीट्यूड। पैसा तो कोई देखता नहीं है यार, ना ही मिलिट्री देखा है, ना ही कोई और देखा है पैसे के बारे में। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तीसरी चीज है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी कि अगर ये बंदा किसी चीज से लड़ा है, आप क्यों उसी चीज पे लड़ जा रहे हो, आप कुछ और करो ना। यानी कि आप ये करो जो जैसे महाराणा प्रताप ने मुगलों का या शिवाजी महाराज ने मुगलों का ये किया था गेरिला टैक्टिक्स से, आप वैसे लड़ो। आप क्यों जाके मुगलों की तरह जो मुगल ऐसे फील्ड में आर्मी में लड़ रहे हैं, आप क्यों फील्ड आर्मी में लड़ रहे हो? वो भी हमने के लिए यार नहीं। जब चीन एयरक्राफ्ट कैरियर का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, आप भी बोलो मैं भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाऊंगा, मैं भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाऊंगा। जबकि आपको न्यूक्लियर सबमरीन बनानी चाहिए 10-20, उनको ये करने के लिए उनका सी डोमिनेंस स्ट्रेटजी, आपका सी डिनायल स्ट्रेटजी होना चाहिए। ये सब देखते ही हैं हर चीज में। ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ये होता ही नहीं है डिफेंस में। और जब जैसे सुन बोला था ना, आप एनिमी को जानेंगे तो आप एक बैटल जीत जाएंगे, पर जब खुद को जाएंगे तब आप हर बैटल जीत जाएंगे। हम खुद अपनी औकात ही नहीं जानते हैं, और औकात माने पैसा, वही से सब कुछ शुरू होता है। वो पैसा की औकात हम जानते हैं। चीन हमारे से इतना बड़ा इकोनॉमी और हम सोचते हैं हम उनके साथ कंपीट कर सकें। अब आप देख लीजिए ये और भी विनाशकारी होते जा रहा है, क्योंकि आप मिलिट्री जो फुल स्केल वॉर लड़ना चाहिए उनको आप ये काउंटर इंसर्जेंसी में, एंटी मिलिटेंस ऑपरेशन में बात किए जा रहे हैं, ट्रूथ फैटिग हो जा रहा है। ये कैसे चलेगा? जब कोई प्रोग्राम फेल होता है, चलो फेल भी हुआ पर 40 साल से चल आ रहा है, आप उसको कॉस्ट कटिंग नहीं कहा चाहते। आपने देखा अमेरिका में क्या हुआ, एक लिटरल कॉम्बैट शिप नाम का उन्होंने प्रोग्राम चलाया। पहले से सब रहे थे फेल होने वाला है, बोला नहीं होगा। फिर पहले जब 2-3 जहाज आए तभी उनको पता चला फेल है, उन्होंने कैंसिल कर दिया उसके बाद। हम तो हमारा प्रोग्राम 40-50 साल से चलाए आ रहे हैं, अगर वो रिक्वायरमेंट भी नहीं करा हम कैसे लेके के लिए यार। तो ये भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो कहां से आए पैसा? तो ये आप देखिए, जो खुद सेल्फ डिल्यूजन की वो आप क्षमता रखते हैं, और एक भिखारी को लाट साहब का जो ये ख्वाब सपना आता है ना, वो सब जाना चाहिए। और इसमें प्रॉब्लम आप देख लीजिए, ये फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे दो फ्रंट आप देख लीजिए। पाकिस्तान के खिलाफ आपको टैंक की जरूरत है, चीन के खिलाफ टैंक काम करता है, वो माउंटेन वॉरफेयर, वो अलग किस्म का वॉरफेयर है, और वो आपको पाकिस्तानी नॉर्दर्न एरिया हिमालय इशू हो जाए, पंजाब नॉर्थ में कश्मीर, वही करना पड़ता है। पर आप उसे तो कंसंट्रेशन दे नहीं है। आप टैंक खरीदे जा रहे हैं, पता नहीं कहां पैसा लाया जा रहा है, किसी के खिलाफ क्या यूज करेंगे, ये तो अभी भी हमको पता नहीं है। अगर आप माउंटेन डिवीजन इस्तेमाल करेंगे तो देखिए चीन ऊपरी सर पे है, हम नीचे स्तर पे हैं, तो द पर्सन हु होल्ड्स द राइट शुड हमेशा एडवांटेज होता है। इसीलिए हम बोले जाते हैं कि चीन के खिलाफ आप एयरफोर्स पे ये करो, क्योंकि आपका डिसएडवांटेज है, वेयर एयरफोर्स आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, पर आप वो भी करना चाहते हैं।
जहां आपको 300-400 एक किस्म के प्लेन खरीदने चाहिए, आप हर चीज में जैसे कोई पकौड़े की दुकान में जाके भैया मेरे को एक मिर्ची का पकौड़ा दे दो, भैया मेरे को एक आका समोसा दे दो, भैया मेरे को एक केला का पकौड़े दे दो, एक पोटैटो का पकौड़े दे दो, ऐसे करके आप चुने जा रहे हैं। हम डिफेंस को कोड़ा मानते हैं इधर। जैसे आप जाके आपके बच्चे जाके घोड़ा खरीदते हैं, हम डिफेंस में वैसे खरीद करते हैं। और देखिए डिफेंस कोड़ा नहीं है। जो हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि हम जाके एक एप्पल स्टोर में हम मैकबुक डेस्क मैक क्या iMac और मैकबुक ऐसे खरीद रहे हैं, पकौड़ा को खरीद रहे हैं। तो सुशांत के पॉइंट है डेटरेंस और अलायंस, उस पर कुछ डेटरेंस और अलायंस की मैं उन्होंने जो बोलना था बोल दिया। हम ना ही डेटर कर सके। अरे हमको जब मैं बीजिंग जाता हूँ, बीजिंग में मेरे को पूछा जाता है भाई तुम लोग इतने द्विमुखी क्यों हो, इन्हें ढूंगी क्यों हो? आपका जो फौज है हम पे थूकता रहता है दिन भर, और आपका एनईए जो है वो ऐसे हमें इतना सपोर्ट करता है कि वो हमारे एनई से भी ज्यादा हमको सपोर्ट करता है। यानी कि साउथ का आधा तो चीन का ही एरिया हो गया है। तो आप करो क्या फिर? तो यही लोग इतने पता नहीं क्या गालेडी हैं या जर्सी हैं कि पता नहीं क्या क्या उन्होंने ये सूंघ के रखा है कि वो मानते हैं कि चीन उनको परमानेंट सीट देगा सिक्योरिटी काउंसिल में, इसीलिए चीन को बढ़ाना अच्छी बात नहीं। भाई ऐसे चसगान मैं तो कभी नहीं रखा है। इसलिए शायद साउथ ब्लॉक का जब मलाना गोल्ड होता है वैसे साउथ ब्लॉक गोल्ड का उगरा होगा, पता नहीं जहां वो गुंबद है साउथ ब्लॉक के ऊपर उसमें उगरे होंगे, पता नहीं क्या ये लोग फूक रहे हैं। अलायंसेस की तो वही तो बात है। अलायंसेस जब तक आप अपने दुश्मन को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप किसके साथ अलायंस करेंगे? अलायंस करने के पहले दुश्मन को क्लियर बोलना पड़ता है ये दुश्मन है। आप देखिए पृथ्वीराज चौहान समझ ही पा रहे थे कि ये घोरी है क्या करे, नहीं तो वो कनौज के महाराजा से दोस्ती करे थे, बाकी के महाराजा से जो दोस्ती करने थे। तो जब आप बोलने से ही खिंचा रहे हो कि मेरा दुश्मन ही है, तो मेरा भाई राजा है, मैं से झपला पपला करूंगा, बाजारे पाकिस्तान जाऊंगा, चीन के साथ वुहान में कभी पपिया पाले हम क्योंकि पेट लड़ाए हम, आप ये डिस्को डांस कर रहे हैं आप वुहान में, तो फायदा क्या है? खुद अपनी सोच विचार को थोड़ा सीधा करना पड़ता है ना। ये अपना करते हैं, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनसे अपना करते हैं। और उनसे अपना करने के पहले एक बार फिर से आप तीनों अतिथियों को मैं याद दे दूं, कृपया सारे क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, आप बेस्ट क्वेश्चन चूज करना है। और एक बार फिर से सभी को मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि ये सेशन है वो रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान और श्री रघुहरी डालमिया जी द्वारा स्पॉन्सर्ड है। प्रश्नकाल। Rules. If the army buys a new foreign product when good indigenous products exist, should we sue the Indian army for corruption? For example, artillery guns they bought when there was a Tata gun. Ajit, take a shot at this. Well, the thing is, it's a microcosm of a lot more other problems. There wasn't just a Tata gun, there was also a Kalyani gun. Yet you chose a foreign gun. You had already bought the M777 Lighthouser. Why did you modify if you wanted standard uniformity of all barrels across this thing? Why didn't you just take a license production for that if you wanted to assume कर लो कि टाटा गन इंटीरियर था और कल्याण गन इंटीरियर था? आप एक रोवर गन लिया, उसका बैरल को लेके आप मॉडिफाई कर सकते थे। जैसे आप देख लो तो अभी स्वीडन आर्चर नाम का एक सेल्फ प्रोपेल्ड तोप चलाता है, वो क्या है? वो बेसिकली वही बंदूक है जो हमारे बोफोर्स जो हमने खरीदा था FH-77B, उसका एक डेवलपमेंट है लंबा कैलिबर का, और उसको लेके उन्होंने सेल्फ प्रोपेल्ड एक ट्रक डाल दिया है। अगर आप साउथ अफ्रीका में देखेंगे G5 और G6, ये G5 और G6 क्या था? ये G5 लैंड मोबाइल था, G6 को उन्होंने लेके टैंक के कासी लगा दिया था और उसको G6 बना दिया था। ठीक है ना? तो ये सब आप कर सकते थे, आपने नहीं किया। और अब आपका लेट मॉडर्न हाउसर आपने M777 रख दिया, आपका ये ट्रैक हॉविट्जर आपने कोरियन रख दिया। अब आप तीसरा कॉम्पिटिशन चला रहे हैं व्हील्ड हॉविट्जर के लिए, तो शायद इसराइल जीतने वाला है। अब आप बताइए, अगर आप इतने इसके साथ सू क्या बात है? इसको सीएजी को देखना चाहिए कि क्यों ऐसे चला रहे हैं। और ये सीजी का भी नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का ये है कि जो बैठा था उधर उनको पूछना चाहिए था, भाई तुम ऐसे सब 155 मिलीमीटर कैलिबर के हैं, आप और नहीं एक बैंड को लेके सब मॉडिफायर देंगे हर चीज के लिए, पूछेंगे नहीं। अब क्या करेंगे आप? देखिए डिसिप्लिन की जरूरत है, डिसिप्लिन। और इधर क्या होता है? करप्शन इज मस्ट इनकॉम्पिटेंस। Corruption can prosecute, incompetence cannot be prosecuted. You can't even be act for incompetence in India. ये accountability का problem है. Fully protected in India for incompetence. Next.
रोहित यू आप कुछ कहना है? ये जो रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, मेरे ख्याल है हमने जो हमने M777 इंपोर्ट किया है, और उसके बाद में उसके पैरेलल में जो ये कोरियन गन हमने जो इंपोर्ट किया है, आई थिंक इन दोनों का कोई इंडियन इक्विवेलेंट था नहीं, जब भी गन्स इंडिया में लगे हैं। हाँ, जो बड़ा स्कैंडल है वो ये है कि अब जो कोरियन गन भी हम जो टैक्स है प्रोपेगेंडा से इंपोर्ट किया है, एक टाइम था 90s में जब हम अर्जुन के चेसिस पे एक साउथ अफ्रीकन डैनियल गन वो लगाने वाले थे, और वो सक्सेसफुल भी हो गया था, आर्मी भी उससे हैप्पी था। और रेणुका चौधरी जी एक दिन जाई और उन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि ये देखिए, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसमें कोई स्कैम है। तो वो सेल्फ प्रोपेल्ड गन थी, वो हम ये अभी विजय इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो G5 G6 वो G6 था, वो उस कैनन में अर्जुन चैसिस में लगाने वाले थे, और हम हमसे खुश थे। अब वो रेणुका जी उस टाइम की औलाद नहीं मार कर उसको टांगे फंसाती तो आपके पास में वो गन पिछले 10-12 साल से होती और ये इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। और M777 तो ये सीन है कि उससे पहले ये जनरल वीके सिंह से पहले टेन्योर से पहले जो एक सिंगापुर लाइट हाउट्जर अल्ट्रा लाइटवेट हाउट्जर पिगास करके, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा गया है कि उसका जो GSQR था वो टेलर मेड था पिगासस के लिए। वो पिगासस वो ऑक्सफोर्ड सिंगापुर टेक्नोलॉजी अपना ऑर्डिनेंस स्टडी बोर्ड के करप्शन के चक्कर में ब्लैकलिस्ट हो गई, और उसके बाद M777 उसका ऑल्टरनेट लिया गया था। जितना टाइम अभी कल्याणी के पास ने तो अभी जाकर उसने भी एक अल्ट्रा लाइटवेट हाउस ने भी अभी शो किया है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गन फैक्ट्री को खरीदा था। बट इन दो केसेस में हमारे पास में इंडियन अल्टरनेटिव कोई था नहीं। हाँ, सबसे बड़ा दुख यह होगा कि अगर आप जाके एथॉस खरीदते हैं इजरायलीज की, अगर यहाँ पे आपके पास में ओबी की धनुष है और एक AEJS अनडेवलप्ड है, और कल्याणी जो है लेके हटा हुआ है टाटा जो टाटा के सिस्टम है, उन्होंने डेल के साथ में एक डिस्प्ले की माइक्रो सेंटर में। तो अगर ये होने के बावजूद अगर आप एथॉस ले आते हैं 400 गन्स, तो वो कुछ समझ के बाहर है कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। Right. Next one. Savat Krishnan. Does our Navy have enough air power to project sea power, especially near Andaman? Or will Taiwan and Baka Straits be a combined quad effort? Sushant? Muted. I think on the Andamans, it's a work in progress. We have woken up to the strategic potential of the Andaman Islands, and I think we're working towards it. Does it have enough air power? Then it depends on what exactly you're trying to achieve. Capability, or what is your capability, depends on what is also the threat you're facing and the objective you have before you. If you really want to be very, very proactive, then perhaps it might not be adequate. But if it is a kind of a denial strategy, I think even then it's probably not adequate right now. I think like I said earlier, it's still a work in progress. I think you really need to build up your muscle power also at sea. I agree with Abhijit when he says aircraft carrier वगैरह, these are good prestige projects and all of that. But do they really add up to something major when you talk in terms of the larger military strategic game plan? So I think हमारे को थोड़ा सा वो भी सोचने की जरूरत है. So it all depends on what exactly your both your threat perception and your strategy is before you decide whether you are adequately prepared or not. Next one. अरिंदम चौधरी, वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए क्या भारत को अपनी स्पेस साइबर आर्मी को खड़ी कर देना चाहिए? करना तो अवश्य चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत सारी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी चाहिए, उसको बिल्डअप करने में टाइम लगेगा अरिंदम जी. नेक्स्ट. Jesse Dillon. Shouldn't India take the opportunity to render weaker Pak military effective substantially? It will provide India first practice run, prepare, acquire its powers for belligerent China. Rohit ji? Rohit, are you there? Yeah. Have you got the question? Sorry, Rohit? okay. Have This you was got the question? regarding the space and cyber. No, not that one, this one. That I've answered. No, I think I missed it between. No, this Jesse Dillon question. Should India take the opportunity to render weaker Pakistan military ineffective substantially? It will provide India first practice to prepare. I think we have game Pakistanis to a very large extent. That is something which we have been we have been refining since a very long time. Post 2001, 2002, when they initially phase one of Operation Pakram, there was some delay in mobilization primarily of the 21 Strike Force. Post that, the Indian Army has undertaken a lot of changes in terms of the way it goes out, mobilization, and the way they have structured their forces, and way they have improved upon certain SOPs and other stuff. To that, formation have been moved closer to the border. New ammunition, large ammunition dumps have been created.
assets have been transferred between rear and forward formations and all that stuff. That has already happened. So I don't think we need to worry about Pakistan per se. But it's like I said, this rebalancing of forces has opened up a gap whereby now we are committing our reserves. So, for example, one strike goes fight in Eastern Ladakh, then you have one strike corps less compared to Pakistan, and you have parity. They have two strike corps, I have two strike corps. So we need the gap has opened up, and we need to address the gap and slowly, tweak ourselves on the Western front in the sense that we can free troops for the Eastern front, but at the same time maintain that some technological overreach over the Pakistanis. That is where our economy, China doing to us. That's what we can do to the Pakistanis actually. Okay, next one. Beyond Singh. Which are we on track like Pakistan to economically destroy ourselves by trying to match our military assets to China? Muted. As much as we probably no danger of that because we're not spending as much as we should. What we're doing is we're spending the total amount is very physically prudent. It's just that we're throwing all the money down useless projects that have very limited utility and very little returns on investment. So it's think of it this way. We're going to be the USSR, what USSR did to itself vis-a-vis America. We're going to be pretty much like what France did to itself versus Germany. Okay, next. Euros. Question again, specifically to Abhijit. Abhijit, you talk about standardization, logistics makes sense. What can we legally do to make them take this seriously? My tax isn't there for the jokes to waste, put my security at risk. Well, you want to put courts even to this? They already want to run your army and your security and your roads and everything. I don't think it's worth risk taking that risk. Abhijit, you have it. The thing is, unfortunately, national security is not taken seriously in this country. And this government is a BJP government. It's an IAS government with outside support from BJP. The BJP is at best a minor alliance partner. So, how are you going to shame the unshameable? Hold to account the unaccountable? That is your problem set. You find a way of making the IAS pay for their mistakes, then you have your answer. You figure that out. I have not. Being a kid of two IAS officers, I have still not been able to figure it out. I've lost all my hair trying to figure it out. Best of luck to you. Well, I think you lost your hair even before coming out of college. So you can't blame me. No. I only started losing my hair when I was like 30. Okay, next. Okay, we're about to come to the end of our question answer session. So be ready with your choice of the best question, gentlemen. Yes. I hope you were paying attention. Yes, I was. We give you Start. right? You start. Okay, so for me, it was how to hold the IAS accountable. This is the one question I have. It's like that old vague thing. I searched and I couldn't find the answer. So it's like that. Right? I think the point about the spending money on defense and being prudent about it. This was comparing us to Pakistan. Will we end up spending so much that we, because the 3%, 3%. I think it was the second or third last question. I think that's it. No, not this. Not this. No, not this one. Sushant? Yeah, the big wala. I go with what I'll go with what Ajit said because of my love for the IAS. So I because I often believe that what the Pakistan army is doing in Pakistan, the IAS is doing to India. So I'll go with that. Okay. So that was the last one, I think. Last question. That was probably the last question. Yes. Of course, it doesn't ask for the IAS, but then both of you and Sushant. No, if I may just add one thing to it. Yeah. So standardization issue. A lot of this mismatch stuff that we have, this is a legacy issue, and this will now get sorted out over the next decade or so. So it is not of new making actually. And a lot of countries actually is But the point is that it's not a question of you making or whatever. The problem is there's no effort to solve it. We complicate it. I'm not seeing any effort being made to solve it. You still want to buy a Russian S-400. Let's not start the discussion over again because this is only for choosing the question, and we've chosen the question. And in the end, there is one somebody doing namaskar all and love Abhijit. And this is unfair. Namaskar all, but love only Abhijit. What's so special? No, on that note, you rolls, you win prize. In this episode, you can write to Jeff Dialogues on the WhatsApp number and get your prize. And with that, we come to the end of the session. Namaste, everyone.
सुशांत, अवैध, Thank you, sir. रोहित, आप Thank you. तीनों को बहुत Thank you, बहुत sir. Thank you धन्यवाद। for inviting me. And it's been जय हिंद, honored वंदे to be मातरम। part of this channel with two stalwarts. I think he was वंदे referring मातरम। to. I think he was referring to the considerable girth of all panel members present. Horizontal That expansion. by So, the RC, then I'm the most revered one here. अरे नहीं भाई मैंने तो इसलिए किसी कंपटीशन कराते हैं, ऐसी क्या बात है? हाँ उसके लिए तो Girth मुझे is put प्राइम dialogues girth competition. बस ये तो जिंदगी Do बस that, करने very लगा soon. इनको। Okay. Thank you for calling me, sir. Very nice Sure, meeting sir. Rohit, Thank you. Sushant, and you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank you. sir. Thank you, Vijay. Thank you.